हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करें उससे पहले आपको यूपीपीसीएस के अनादर्श प्रीलिम सीरीज के बारे में बता दूं। इस सीरीज में देखो, आपको यूपीपीसीएस के जितने भी पेपर हुए हैं 2016 से लेकर 2025 तक, वो सारे पेपर्स आपको ईयर वाइज और सब्जेक्ट वाइज में मिलेंगे। ठीक है, सारे के सारे आपको प्रीलिम सब्जेक्ट मिलेंगे। जितने भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पर कराए जाएंगे। कंप्लीट आपका करंट अफेयर रहेगा। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी का कंक्लूजन रहेगा। ये मंथली वाइज मिलेगा। ठीक है, जनवरी से स्टार्ट होगा, आपको कंप्लीट मिलेगा। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर यूपी स्पेशल भी देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिएगा, बाकी और भी अपडेट के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिएगा, आज हम बात करेंगे 2019 के पेपर की। ठीक है, 2019 के पेपर को आज हम सॉल्व कराएंगे। और जैसा कि आपको पता है, किसी भी पेपर को अगर हम सॉल्व कराते हैं उसको हम 3 पार्ट्स में कराते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। आज हम कराएंगे आपका पार्ट 1। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है आपका हठ योग के बारे में। हमें बताना है कि कौन से कथन जो हैं आपके सही हैं। पहला ऑप्शन इन्होंने दे दिया है कि हठ योग जो है नामपंथियों के द्वारा इसको अपनाया जाता है। दूसरा ऑप्शन इन्होंने दे दिया है हठ योग जो क्रिया है उसको सूफी संतों ने भी अपनाया था। तो देखो, इतिहास में हमें कई सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं जहाँ पर हठ योग जो है उसको यहाँ पर सूफी संतों ने भी अपनाया था। तो राइट आंसर मेरा निकल के सी आ जाएगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है, और बाकी जो नाथ पंथी जो संप्रदाय है, नाथ संप्रदाय, उनके जो प्रथम गुरु रहते हैं वो शिव रहते हैं। और यहाँ पर सूफी संत हैं, उन्होंने भी यहाँ पर इसको जो है अपनाया था। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। इसमें कुछ राजवंशों के नाम दिए गए हैं और कुछ राजधानियों के नाम दिए गए हैं। हमें यहाँ पर सम्मिलित करना है, जैसे पल्लव, पांड्य, यादव, काकताई। तो पल्लव राजवंश की जो राजधानी थी वो कांची थी। ठीक है, तो हम देखेंगे पहले का दूसरा किस किस ऑप्शन में है। इसको मैच करने से पहले आपका ये कन्फर्म होना चाहिए कि जो 100% सत्य होना चाहिए। जैसे मुझे पता है कि पल्लव की राजधानी कांची थी, तो ये 100% सत्य मुझे पता है कॉन्फिडेंस के साथ। तो हम देखेंगे ए का दूसरा किस किस ऑप्शन में है। ए का दूसरा ए ऑप्शन में है, ए का दूसरा बी ऑप्शन में है, ए का दूसरा डी ऑप्शन में है। सी में नहीं है तो सी को बाहर करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे पांड्य राजवंश की राजधानी। तो पांड्य राजवंश की राजधानी जो थी मदुरा थी। अब हम देखेंगे बी का तीसरा किस किस ऑप्शन में है। अब बी का तीसरा देखेंगे तो आपका ए ऑप्शन में नहीं, इसको बाहर करेंगे। बी ऑप्शन में है, इसको होल्ड करेंगे। डी ऑप्शन में नहीं, इसको बाहर करेंगे। तो राइट आंसर मेरा जो है बी निकल के आ गया। ये हमने तरीका आपको बताया है, ये आपको अप्लाई जब करना है जब आपको क्वेश्चन ना बन रहा हो। जब क्वेश्चन बन रहा है तब तो अलग चीज़, और जब नहीं बन रहा है तो इस ट्रिक को हम आसानी से अपना सकते हैं। बाकी यादव वंश की राजधानी जो है वो देवगिरी है, और काकतीय राजवंश की राजधानी जो है वो वारंगल है। ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। इसमें हमें बताना है विदर्भ के खजुराहो के रूप में जाना जाता है किस मंदिर को। मतलब कि जो विदर्भ के खजुराहो के रूप में किस मंदिर को जाना जाता है। इसमें आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखो, मार्कमंडेश्वर जो मंदिर है इसको यहाँ पर विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है। तो राइट आंसर मेरा ए आएगा। बाकी इसके बारे में और भी फैक्ट आपको पता होना चाहिए। महाराष्ट्र में स्थित है, वेनगंगा नदी के किनारे। ठीक है, 9वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य इसका निर्माण किया गया है। ये कुल 24 मंदिरों का समूह है, जिसमें से 8 जो मंदिर हैं वो अब खंडहर हो चुके हैं। ठीक है, बाकी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें हमें बताना है गलत ऑप्शन कौन कौन सा है। ठीक है, तो गलत ऑप्शन का हमें यहाँ पर चयन करना है। चलिएगा, इसमें हमें गलत ऑप्शन के बारे में बताना है। दाम, दाम देखो ताम्र की मुद्रा है, ये यहाँ पर सही है, और इसको शेर शाह सूरी के द्वारा शुरू किया गया था दाम को। ठीक है, तो जो तांबे की मुद्रा यहाँ पर जो शुरू की गई उसको दाम कहा जाता है, और ये शेर शाह की सूरी के द्वारा इसकी स्टार्टिंग किया गया। ठीक है, देसाई, ये राजस्व अधिकारी, देखो देसाई या देशमुख, ये आपके राजस्व अधिकारी होते थे मराठा साम्राज्य में। तो ये भी आपका सही है। दीवान की बात करेंगे तो ये रेवेन्यू चीफ ऑफ ए प्रोविंस होता है, मतलब प्रांतीय राजस्व का प्रमुख होता है। ये भी सही है। जरीब बता दें तो ये एक प्रकार का कर नहीं है, बल्कि जरीब जो है एक प्रकार का पैमाना है। ठीक है, तो ये आपका गलत है, और मुझसे पूछा भी है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो गलत का ही मुझे चयन करना था, तो ये आपका राइट आंसर डी निकल के आएगा। ठीक है, तो जरीब जो है एक प्रकार का मापने का इकाई होता है, ना कि कर। ठीक है, बाकी कुछ रचनाकारों के नाम दिए गए हैं और उनकी रचनाओं के बारे में हमें यहाँ पर बताना है। पहला ऑप्शन जैसे कि मुल्ला दाऊद के बारे में पूछा है, तो मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी है। तो मुल्ला दाऊद की रचना चंदायान है। ये मुझे 100% सत्य पता है कि मुल्ला दाऊद की रचना जो है वो चंदायान है। तो मुझे देखना है पहले का पहला किस किस ऑप्शन में है। जिसमें नहीं होगा उसको हम बाहर करेंगे।
पहले का पहला ए ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में, सी में नहीं है, सी को बाहर करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे दामोदर कवि की, ठीक है। तो दामोदर कवि की अगर हम बात करेंगे तो दामोदर कवि की जो रचना है वो यहाँ पर पद्मावती कथा है, ठीक है। तो बी का तीसरा ऑप्शन किस किस में रहेगा उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो बी का तीसरा हम देखेंगे किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है और डी में नहीं है, तो डी को बाहर करेंगे। अब मुझे एक ऑप्शन और पता होना चाहिए, जैसे मुझे अमीर खुसरो के बारे में पता है कि इनकी जो रचना थी वो आशिका थी, तो डी का दूसरा आपका बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। बाकी आपको सभी रचनाकारों के नाम पता होना चाहिए, जितनी भी रचनाएं हैं उनकी किसने उनको लिखा था वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आते हैं नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें हमें एकता सिस्टम के बारे में पूछ लिया है। इसमें पूछा है कौन सी विशेषता जो है एकता व्यवस्था की नहीं है, उसके बारे में हमें बताना है। देखो सबसे पहले तो पता होना चाहिए एकता की व्यवस्था की जो शुरुआत हुई थी वो इल्तुतमिश के द्वारा यहाँ पर शुरू किया गया इसको। और ये पूछ रहा है कि रेवेन्यू जो एकत्रित करने की व्यवस्था थी ये सही है। फिर कह रहा है कि सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था, ये भी सही है। एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो एकता से जितना भी रेवेन्यू आता था वो सुल्तान के खाते में नहीं आता था, बल्कि जितना भी सैनिक प्रबंधन देखना होता है वो यहाँ पर एकता से जो रेवेन्यू प्राप्त होता है उसी से देखा जाता था। फिर मुक्ति के बारे में पूछा है, मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे, सही हो जाएगा। हमसे पूछा है नहीं है, ठीक है, तो नहीं है तो सी ऑप्शन जो है निकल के आ जाएगा। क्योंकि एकता से जितना भी रेवेन्यू आता था वो सुल्तान के पास ना जाकर बल्कि जितने भी सैनिक खर्चे होते थे उनको यहाँ पर मैनेज किया जाता है। शुरुआत इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। फिर पुस्तकों और लेखकों के बारे में हमसे पूछा है। इसमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब मुझे गलत ऑप्शन का यहाँ पर चयन करना है। जैसे तबकात नासरी किसके द्वारा लिखी गई है वो हमें बताना है, तो मिनहाज सिराज सज्जानी के द्वारा लिखी गई, ठीक है। उसी तरह से जैसे ये तारीख फिरोज शाह शम्स सिराज ये अफीम के द्वारा लिखी गई, ये भी सही है। तुगलकनामा इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि तुगलकनामा जो है वो आपकी अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई थी, ना कि इब्न बतूता के द्वारा, तो ये गलत हो जाएगा। और हमसे पूछा है सही सम्मिलित नहीं है, तो सी ऑप्शन मेरा सही निकल के आएगा। बाकी डी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। हुमायूं नामा के बारे में पूछा है, तो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है, जो कि सही है। तो ये आपका जो तुगलकनामा था ये अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया था, ना कि इब्न बतूता के द्वारा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि निम्नलिखित राजाओं के नाम दिए गए उसके बारे में हमें बताना है। किसने अकबर से पहले तानसेन को संरक्षण दिया था? जिस तरह से अकबर के दरबार में तानसेन रहते थे उसी तरह अकबर से पहले तानसेन को संरक्षण किसने दिया था वो हमें बताना है। पहला ऑप्शन दे दिया इन्होंने भाटा का राजा रामचंद्र, दूसरा ऑप्शन दिया है मालवा का राज बहादुर, तीसरा ऑप्शन दिया है गया है मेवाड़ का उदय सिंह, चौथा ऑप्शन दिया है गुजरात का मुजफ्फर साहब। तो देखो अकबर से पहले जो तानसेन को संरक्षण दिया था वो भाटा के राजा रामचंद्र थे और ये आपके रीवा में रहते थे, तो उन्होंने ही यहाँ पर इनको संरक्षण दिया था। इनके जन्म कब हुआ था? इनका नाम जो था रामतनु था और ये भाटा के राजा रामचंद्र सिंह के यहाँ इनको संरक्षण दिया गया था। बाकी इनकी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं वो भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। इनको अकबर के द्वारा उपाधि जो दी गई थी वो भी यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। इसमें बताना है कि कौन कौन से कथन जो हैं यहाँ पर सही हैं। जैसे मनसबदारी व्यवस्था के बारे में पूछ लिया है कि ये कुलीन वर्ग से संबंधित थी और इसे अकबर ने प्रारंभ किया था, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि जो है मनसबदारी व्यवस्था को अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया था और ये कुलीन वर्ग से संबंधित है, ये तो सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि मनसबदारी का पद पैतृक था, ये गलत है क्योंकि मनसबदारी में ऐसा नहीं है कि ये विरासत में मिली हुई चीज़ों और इसका पद पैतृक हो, ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो राइट आंसर निकल के आएगा केवल एक, ठीक है। तो राइट आंसर केवल एक निकल के आएगा। 1567 ईस्वी में इसको स्टार्टिंग किया गया था और ये कुलीन वर्ग से संबंधित थी और ये सब आपको चीज़ों पता है। और इसमें जो है इसका ट्रांसफ़र होता रहता था मनसबदारों का, ठीक है। तो इसका कोई यहाँ पर पैतृक पद नहीं था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। इसमें कथन और कारण वाले क्वेश्चन पूछ लिए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसे कुछ लोगों को पता लग जाता है कि कथन और कारण सही है, फिर व्याख्या के बारे में डाउट होता है कि सही है सही नहीं है, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अब इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसमें कह रहा है कि अकबर ने शेर शाह की तरह जो राज्य में सिक्के थे उनके प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया था, ये भी सही है, ठीक है। फिर कह रहा है कि शेर शाह की जो मुद्रा पद्धति थी उसी के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था, तो ये दोनों कथन सही हैं, ठीक है। जैसे शेर शाह के जो मुद्रा पद्धति थी
उसी के समान अकबर के समय में भी तांबे के जो सिक्के दाम थे वो भी यहाँ पर सही हो जाएगा। लेकिन इसमें कथन दिया है कि अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया, ये भी सही है। देखो यहाँ पर अब कथन भी सही है, कारण भी सही है। अब क्वेश्चन आता है व्याख्या के बारे में। जैसे अगर तुम्हें कुछ भी नहीं पता है ना, तो इनके बीच में क्यों की या शब्द, क्यों की शब्द लगा कर देख लो, ठीक है। तो ये देखो, अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया, क्योंकि शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था। तो यहाँ पर जो है आप देख पा रहे हैं कि लॉजिकल सेंटेंस नहीं बन रहा है, ठीक है। अगर क्योंकि से नहीं बन रहा तो एक बार इसलिए लगा कर भी देख ले रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए लगाएंगे तो यहाँ पर नियमित करने का प्रयास किया, इसलिए शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था। तो लॉजिकल कोई सेंटेंस बन नहीं रहा है, इसलिए ये यहाँ पर सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो बी आंसर आ जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जैसे अकबर ने शेरशाह सूरी के समान सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया, ये भी सही है। और अकबर ने शेरशाह की तरह ही तांबे के सिक्का जो दाम था उसको भी चलाया था। लेकिन ये रीज़न नहीं है कि भाई अकबर ने शेरशाह की सूरी के चक्कर में ये सब किया हो, ठीक है। तो सत्य दोनों है, लेकिन व्याख्या सही नहीं कर रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। इसमें हमें बताना है कि कालक्रम क्या है, उसको हमें यहाँ पर व्यवस्थित करना है। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया है सरनाल का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, धर्मत का युद्ध, जजाऊ का युद्ध। अब जैसे बिलग्राम का युद्ध है, ये तो आपको पता ही होगा 1540 में हुआ था, ठीक है। तो बिलग्राम का युद्ध हुआ था आपका 1540 ईस्वी में, ये तो सबको पता होगा। ये शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। बाकी जजाऊ का युद्ध जो हुआ था, जो औरंगजेब के दो बेटे थे उनके बीच में ये युद्ध हुआ था, और ये आपका 1707 में हुआ था, क्योंकि जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो उसी के बाद ये युद्ध होता है। धर्मत का युद्ध होता है वो दोस्तों अप्रैल 1658 में होता है। सरनाल का युद्ध होता है, ये अकबर की गुजरात विजय के दौरान होता है सरनाल का युद्ध, और ये आपका 1572 में होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बिलग्राम का युद्ध आएगा, तो दूसरा ऑप्शन आएगा। उसके बाद देखेंगे 1572 में होता है सरनाल का युद्ध, ठीक है। तो दूसरे के बाद पहला, तो दूसरे के बाद पहला आप देख पा रहे हैं ये ऑप्शन में आ रहा है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो 1540 में बिलग्राम का युद्ध होता है, जैसा मैंने बताया शेरशाह हुमायूं के बीच में। सरनाल का युद्ध 1572 में होता है। धर्मत का युद्ध 1658 में। जजाऊ का युद्ध 1707 में होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पर जो आपके स्मारक दिए गए हैं उनको हमें कालक्रम में लगाना है। इसे यहाँ पर इन्होंने दे दिया है राबिया उद दरौनी का मकबरा, और उसके बाद शेरशाह सूरी का मकबरा। ये देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि इनमें क्या है ना, या तो आप सही करेंगे या गलत करेंगे, ठीक है। तो इनके लिए आपको फैक्ट पता होने चाहिए, मतलब इनकी जो है ईयर आपको पता होना चाहिए। जैसे अंटाला मस्जिद का निर्माण कब हुआ था जौनपुर में, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में कब बना था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर ईयर वाइज कम से कम पता होना चाहिए, तब जाके आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। जैसे आपको पता है कि जो राबिया उद दौरानी का जो मकबरा है औरंगाबाद में बना था, ये 1651 से 61 के बीच में बना था, ठीक है। उसके बाद शेरशाह सूरी का मकबरा जो सासाराम में बना था वो आपका 1545 में बना था। उसके बाद हुमायूं का मकबरा आपको समय जैसे पता होना चाहिए, तो ये 1570 में बना था। बाकी अंटाला मस्जिद जो कि जौनपुर में जिसका निर्माण है उसका 1408 में हुआ था। तो सबसे पहले जो निर्माण हुआ था वो अंटाला मस्जिद का निर्माण हुआ था। उसके बाद हुआ था आपका शेरशाह सूरी का मकबरा। तो चौथे के बाद दूसरा देख लो, चौथे के बाद दूसरा आपका आएगा बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन रहते हैं, बहुत ही टफ रहते हैं। इनमें आपको अगर ईयर नहीं पता है ये क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो अंटाला मस्जिद का निर्माण हुआ था 1408 में, जो कि जौनपुर में पड़ती है। शेरशाह सूरी का मकबरा आपका 1545 में, हुमायूं का मकबरा 1570 में, और राबिया उद दरौनी का जो मकबरा है वो 1651 में हुआ था। सूची वन को सूची 2 से सम्मिलित करना है। संधियाँ दी गई हैं, वर्ष दिया गया है, बताना है। इलाहाबाद की संधि आपको पता है 1765 में हुई थी, इसमें तो कोई वही नहीं है, ठीक है। तो पहले का चौथा देखना है, ए ऑप्शन में है, बी में नहीं है, बाहर करेंगे, सी में है, होल्ड करेंगे, डी में नहीं है, डी को बाहर करेंगे। नाउ अब मेरे पास 2 ऑप्शन बचे हुए हैं, ए और सी। अब जैसे मंगलोर की संधि आपसे पूछ लिया है ये कब हुई थी, तो मंगलोर की संधि आपको पता है अब जो मराठों का युद्ध हुआ था अंग्रेजों के बीच में उसमें हुई थी, ठीक है। तो ये आपकी जो संधि हुई थी वो आपकी 1782 में हुई थी। तो बी का पहला आप देखना है, तो पहले का चौथा, बी का पहला, ठीक है। मंगलोर की संधि आपकी 1784 में हुई थी, ठीक है। अब जैसे मद्रास की संधि हुई थी ये तो पता ही होगा, ये आपकी हुई थी 1767 से 69 के बीच में युद्ध हुआ था, तो ये
डी का तीसरा देखिएगा, तो डी का तीसरा आपका सी ऑप्शन में आ रहा है, तो सी निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखो मद्रास की संधि हुई थी, उसके बाद आपकी हुई थी मंगलोर की संधि। ठीक है, जो आपकी सालाबाई की संधि हुई थी ये हुई थी आपकी अंग्रेजों और मराठों के बीच में जो युद्ध हुआ था उसके बीच में, तो वो गलत हो गया था। मद्रास की संधि अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में होती है, मंगलोर की संधि होती है अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच में, क्योंकि इस समय जो है हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। सालबाई की संधि 1782 में होती है अंग्रेजों और मराठों के बीच में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। आपके आंदोलन दिए गए हैं और ईयर भी दिए गए हैं, इनको हमें सुमेलित करना है। ठीक है, जैसे आपका पाबना विद्रोह दिया गया है, एका विद्रोह, संताल विद्रोह, ताना भगत विद्रोह दिया गया है, ये सब आपको बताने हैं। तो जैसे कि यहाँ पर इन्होंने दे दिया है आपका जो पाबना भी एका विद्रोह है, एका विद्रोह जैसे मुझे पता है 1922 में हुआ है। ठीक है, तो मुझे देखना है कि बी का तीसरा किस किस ऑप्शन में है। बी का तीसरा इसमें नहीं, इसको बाहर करेंगे, बी का तीसरा इसमें है, बी का तीसरा इसमें नहीं, इसको बाहर करेंगे, बी का तीसरा इसमें है, यानी कि दो ऑप्शन मेरे पास बचे हुए हैं। अब देखो पाबना विद्रोह जो हुआ था वो आपका हुआ था 1873 से 85 के बीच में हुआ था। ठीक है, तो यानी कि जो निकल के आएगा मेरा पहले का दूसरा आपका बी ऑप्शन में है, तो राइट आंसर मेरा बी निकल के आ जाएगा। ठीक है, नाउ आपको फिलहाल चारों पता होने चाहिए, वो मैं आपको तरीका बताता हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं पता है तो किस तरह से सॉल्व करना है। ये संताल विद्रोह 1855 से 56 में, पाबना विद्रोह हुआ था 1873 से 1885 में, ताना भगत 1914 में, एक आंदोलन 1921 से 22 के बीच में हुआ था। नाउ आता है नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। देखो ये नेटिव मैरिज एक्ट हुआ था वो आपका 1872 में पारित हुआ था। इसमें देखो जो आपकी लड़कियां रहती हैं उनकी न्यूनतम आयु 14 वर्ष कर दी गई, और जो लड़के रहते हैं उनकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दी गई। और यहाँ पर ईसाइयों के लिए जो बहुविवाह प्रथा को भी बैन कर दिया गया था। ठीक है, नेटिव मैरिज एक्ट के माध्यम से, तो ये 1872 में आया था। जैसा मैंने आपको बताया इसे सिविल मैरिज एक्ट के नाम से भी जानते हैं। लड़कियों के लिए न्यूनतम वर्ष 14 वर्ष, 18 वर्ष लड़कों के लिए कर दी गई। और यहाँ पर इन्होंने पॉलीगामी को यहाँ पर समाप्त कर दिया, मतलब बहुपत्नी जो, यानी कि एक से ज़्यादा आप शादी नहीं कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कथन और कारण आपके दिए गए हैं, इसमें यहाँ से पूछ लिया है कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना बेरेन हेस्टिंग्स के काल में हुई और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, ये सही है। फिर कह रहा है कि बेरेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट विद्वान और प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। ये भी आपका सही है। देखो ये दोनों सही हैं, लेकिन ये व्याख्या यहाँ पर सही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ पर अस्वीकार कर दिया मतलब कि बहुत ज़्यादा विद्वान है या ये संस्कृत और फारसी भाषा का बारे में बहुत ज़्यादा जानता है, तो इसलिए इसने यहाँ पर इसको स्वीकार कर दिया। तो ऐसा कोई लॉजिक था नहीं, तो ये सही व्याख्या नहीं है। तो राइट आंसर मेरा जो है बी निकल के आएगा। बाकी आप इसमें लॉजिक लगा सकते हैं, जैसा मैंने बताया क्योंकि और इसलिए शब्द को बीच में लगाकर पढ़िएगा सेंटेंस। अगर लॉजिकल सेंटेंस बन रहा है तो आपका व्याख्या सही कर रहा है, और लॉजिकल सेंटेंस नहीं बन रहा है तो यहाँ पर व्याख्या सही नहीं कर रहा है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यहाँ पर जो कुछ घटनाएं दी गई हैं उनको कालक्रम में लगाना है। जैसे पूना पैक्ट है, गांधी इरविन समझौता हुआ है, क्रिप्स मिशन हुआ है, सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ है, तो इन सब के बारे में पता होना चाहिए। अब जैसे आपको पता है कि जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, ये आपका हुआ था जो गांधी इरविन समझौता जिसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को हुआ था। क्रिप्स मिशन आपको पता है 1942 में आया था। ठीक है, पूना पैक्ट जो हुआ था ये आपका हुआ था सितंबर 1932 में। ठीक है, अब देखो पूना पैक्ट में क्या हुआ, ये गांधी और अंबेडकर के बीच में समझौता करने के लिए इसको लाया गया था। तो इसको अगर हम क्रम से लगाएंगे तो सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, उसके बाद गांधी इरविन समझौता 1931 में। तो चौथा पहला हम देखेंगे, चौथा दूसरा इसमें मिल रहा है और चौथा दूसरा इसमें मिल रहा है, ये बी और डी मेरे बाहर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि जो आपका हुआ था क्या नाम, क्रिप्स मिशन सबसे लास्ट में आया है। ठीक है, तो तीसरा देखेंगे सबसे लास्ट में, सी ऑप्शन में मिल रहा है, तो सी आंसर मेरा निकल के आ जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन अप्रैल 1930 में होता है। दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है गांधी इरविन समझौते को, जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ। पूना पैक्ट समझौता 1932 में, 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। नाउ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें आपसे पूछ लिया है असैनिक प्रशासन के बारे में बताना है कौन सा कथन सही है। इसमें इन्होंने बताया कि लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का प्रयास किया, सही है।
इसमें एक नया प्रांत बनाया गया जिसका नाम पूर्वी बंगाल और असम रखा गया। ये भी आपका सही है, तो राइट आंसर निकल के आएगा, क्योंकि सैनिक प्रशासन के माध्यम से ही उसने जो है बंगाल को यहाँ पर 2 भागों में बांट दिया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। इसमें मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच में आपको बताना है कि जो राजनीतिक गतिरोध चल रहे थे इनको दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया था। ठीक है, तो जो मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच में जो भी यहाँ पर चल रहे थे विरोध, उनको दूर करने के लिए यहाँ पर CR फार्मूला राजगोपालाचारी के द्वारा बनाया गया था। हालांकि इसको अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। जो इंडियन नेवी एक्ट है 1927 में आया था, सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन पीछे ही हमने बताया था 1930 में आया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, ये भी सही है। देखो सांप्रदायिक निर्णय ये आपका 1933 में नहीं हुआ था, बल्कि सांप्रदायिक निर्णय आपका 1932 में हुआ था। तो सुमेलित नहीं है हमसे पूछा है, तो राइट आंसर मेरा डी निकल के आ जाएगा। 1932 जो है इसका सही वर्ष है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इनमें यहाँ पर आपको कालक्रम में लगाना है निम्न घटनाओं को। जैसे साइमन कायुक की जो नियुक्ति कब होती है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कब होती है, फिरोज शाह मेहता की मृत्यु कब होती है, ये सब बताने हैं। देखो फिरोज शाह मेहता की मृत्यु होती है 1905 में सबसे पहले। ठीक है, बाकी गांधी जी की दांडी मार्च यात्रा के बारे में आपको पता है। जलियांवाला बाग आपको पता है 1919 में होता है ये कांड। साइमन आयोग की नियुक्ति होती है, ये भी आपको पता है। तो पहला जो होता है फिरोज शाह मेहता की मृत्यु, तो ये आपको पता है, ये बी ऑप्शन में दिया गया है, तो राइट आंसर मेरा बी निकल के आ जाएगा। बाकी 5 नवंबर 1915 को होती है फिरोज शाह मेहता की मृत्यु, और मैंने 1905 बताया था, सॉरी ये गलत हो गया, ये 1915 में इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। साइमन कमीशन की नियुक्ति नवंबर 1927 में होती है। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को निकलती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पीडीएफ चाहिए तो यार पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। ठीक है, इसके लिए आपको ज़्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, और फ्री में टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, ज़्यादा आपको दौड़ भाग नहीं करनी है, बस आराम से पढ़िएगा, मौज मस्ती को लेके। ज़िंदगी को ज़्यादा सीरियस मत लो। ठीक है, जीवन खत्म हो जाएगा लेकिन समस्याओं का कभी अंत नहीं होगा, तो मौज से पढ़िएगा, बस पढ़ते रहिएगा कंटिन्यू आप लोग। बस ऐसा नहीं है एक दिन पढ़ लिए 10 घंटे, दूसरे दिन पढ़े हैं, बिल्कुल नहीं। तो ऐसा नहीं करें, डेली पढ़ें 4 घंटे, लेकिन एवरेज पढ़ते हुए चलें। और जब पढ़ें तो सारी चीज़ें भूल जाएं, सिर्फ जो पढ़ें वही आपको याद रखना है। नाउ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आईएनए के बारे में पूछ लिया है। इनके अधिकारी जो थे आईएनए के, उन पर मुकदमा कहाँ चलाया गया, तो लाल किला दिल्ली में चलाया गया था। ग्वालियर और आगरा फोर्ट ये सब इसमें नहीं चलाया गया। ठीक है, ये आपका इसका लाल किले पर चला था मुकदमा 1945 में। ठीक है, दिल्ली में चला था। बाकी आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछ लिया है इन्होंने कि प्लानेट डेवलपमेंट के बारे में कि उसका विरोध किसने किया था। पहला ऑप्शन गांधी जी, नेहरू जी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी। तो नियोजित विकास का विरोध किया था महात्मा गांधी ने, तो पहला ऑप्शन जो आएगा आपका ये आएगा। ठीक है, तो गांधी जी चाह रहे थे, गांधी जी कह रहे थे कि मैं ऐसे भारत के लिए कार्य करूंगा जहां अत्यंत गरीब वर्ग ये अनुभव करे कि यह उसका अपना देश है, यहाँ कोई ना छोटा है ना कोई बड़ा है। लेकिन आप जो लोग जान रहे हैं कुछ चीज़ें यथार्थवादी होती हैं और कुछ चीज़ें आदर्शवादी होती हैं। ठीक है, तो ज़िंदगी में यथार्थवादी आप लोग बने, आदर्शवादी बातों को ज़्यादा अप्लाई ना करें जीवन में। अगर बहुत आगे बढ़ना है, ज़िंदगी बहुत ही बड़ी है, बाकी जैसे जैसे आप बढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप सीखते जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इसमें पूछा है कि कौन सी एक चोटी जो है भारत में नहीं है। पहला ऑप्शन गुरला, मानदत्ता, नामचा बरवा, कामेट, नंगा पर्वत। ठीक है, देखो इसमें जो है कौन सी चोटी भारत में नहीं है, तो भाई ये जो गुरला मानदत्ता है ये आपकी चोटी भारत में नहीं है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं है, कुछ लोग कहते हैं नहीं है, लेकिन आप लोग गुरला मानदत्ता को मान के चलें, भारत में ये स्थित नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये तिब्बत में स्थित है। ठीक है, और तिब्बत आपको पता है किसका हिस्सा है। तिब्बत जो है आपको पता है ये चीन का हिस्सा है। ठीक है, तो नाउ आप जान रहे हैं, तो ये देख सकते हैं आप लोग। कामेट जो है आपको पता है भारत में स्थित है। ठीक है, और ये नंगा पर्वत भी भारत में स्थित है, जम्मू कश्मीर में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। फिर इसमें पूछ लिया कि किस नदी के ऊपरी मार्ग में, ये देखो ऊपरी मार्ग है, उरी नहीं, ऊपरी मार्ग में मीठा जल किंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है। सीधी सी बात है, लूनी नदी जो है आपकी राजस्थान में पाई जाती है। इसके ऊपरी मार्ग में जो है यहाँ पर मीठा जल मिलता है, और नीचे भाग में आपको जो मिलेगा कैसा जल, खारा जल। ठीक है, वहाँ की ये देखो ये आपकी नांग पहाड़ी से निकलती है, अरावली श्रेणी
में पाई जाती है, जो कि अजमेर में स्थित है। और इसका मीठा जल निचले भाग में जो है यहाँ पर आपको खारा जल देखने को मिलेगा। मोरीबंद डेल्टा के बारे में पूछ लिया, इसमें किस डेल्टा का उपभाग है। तो देखो यहाँ पर मोरीबंद जो डेल्टा है वो यहाँ पर जो भाग है वो आपका बंगाल डेल्टा का भाग है। ये आपकी दो नदियाँ हिमालय, एक तो गंगा है और दूसरी आपकी यमुना, ठीक है, सॉरी ब्रह्मपुत्री, ठीक है। एक तो आपकी गंगा नदी, दूसरी आप नहीं यार, मोरीबंद डेल्टा निम्न से किस डेल्टा का उपविभाग है। तो ये बंगाल डेल्टा का भाग है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये देखो इसमें क्या है ना, सॉरी ये गलत हो गया, दूसरी बात कर, ये बंगाल डेल्टा में मिलता है, ठीक है, इसके पश्चिमी डेल्टा में, और इसमें मोरीबंद डेल्टा पाया जाता है। इसमें 3 डेल्टा पाए जाते हैं, तीनों के नाम हमें पता होना चाहिए। नाउ इसमें आपसे पूछ लिया कि पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व में सही क्रम लगाना है। मैकाल, सतपुड़ा, महादेव, छोटा नागपुर, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर, मैकाल, महादेव, सतपुड़ा, छोटा नागपुर, सतपुड़ा, महादेव, छोटा नागपुर और मैकाल है। तो देखो इनमें अगर वेस्ट से ईस्ट में हम सही क्रम में लगाएंगे तो सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर का क्रम देखने को मिलेगा। वेस्ट से ईस्ट में तो सतपुड़ा आएगा, फिर महादेव, मैकाल, फिर छोटा नागपुर मिलेगा देखने को। इसमें कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। और इसमें इन्होंने बता दिया है कि जो हिमालय में कई अनुदैर्घ्य उत्क्रम क्षेत्र भी अवस्थित हैं। तो देखो ये बात सही है कि हिमालय में कई जो हैं आपके अनुदैर्घ्य उत्क्रम क्षेत्र स्थित हैं। इसी कारण से यहाँ पर जो है अधिक सघनता वाला हमें भूकंपीय क्षेत्र देखने को मिलता है। तो दोनों सही हैं और दोनों यहाँ पर व्याख्या भी सही कर रहे हैं, ठीक है। तो नाउ आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मणिपुर पहाड़ियों में इम्फाल बेसिन के बारे में पूछा है। एक सुंदर उदाहरण है सरोवरीय मैदान का, लोएस मैदान का, जलोढ़ मैदान का, हिमनदीय मैदान का। देखो इम्फाल बेसिन जो सुंदर उदाहरण है वो आपका सरोवरीय मैदान का है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। और ये नदियाँ जो हैं मणिपुर पहाड़ियों से बहकर झील का निर्माण करती हैं और इनके द्वारा जो अवसाद है उनका निरंतर जमाव रहता है। और जब ये झीलें कहीं ना कहीं सूख जाती हैं तो उससे क्या होता है, यहाँ पर सरोवरीय मैदान का निर्माण होता है। नाउ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके पूछिएगा, सारे क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा, ठीक है। इसमें पूछ लिया है कौन सा अपने भ्रंश घाटी फॉल्ट वैली प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन चंबल, दूसरा दामोदर, गंडक, रामगंगा। तो देखो अपने अगर भ्रंश घाटी फॉल्ट वैली प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है तो वो नदी आपकी है दामोदर नदी, ठीक है। तो दामोदर नदी है यही प्रसिद्ध है और इसकी कुल लंबाई जो है 541 मील है। और इसकी सहायक नदियाँ जो हैं बराकर और जमुनिया हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें अगले क्वेश्चन में पूछ लिया हिमालय पर्वत श्रेणी के बारे में कौन कौन से कथन हमसे सही हैं। जैसे मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है। देखो ये गलत हो जाएगा क्योंकि मुख्य हिमालय की जो चट्टानें हैं परतदार, सीधी सी बात है, जब परतदार है यहाँ पर शब्दों पर अगर गौर फरमाएंगे तो आप समझ पा रहे हैं कि कोई भी चीज़ अगर लेयर वाइज है तो सीधी सी बात है कभी एक चट्टान रही होगी, फिर उसके बाद उसके ऊपर दूसरी, तो तीसरी, तो सीधी सी बात है इसके बीच में जीवाश्म भी पाए गए होंगे, ना कि जीवाश्महीन होगा। तो पहला गलत हो जाएगा। अब पहला गलत है तो इसमें है तो पहला ये भी गलत हो जाएगा, पहला सी में भी है तो इसलिए ये भी गलत, डी में है तो डी भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर मेरा जो है डी निकल के बी ऑप्शन ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे, आपको समझाता हूँ मैं एक एक क्वेश्चन की कैसे इसको सॉल्व करना है। बाकी देखिएगा इसमें लघु हिमालय की परतदार चट्टानें में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलती हैं, सही है। बाह्य हिमालय में भी यहाँ पर मानव सभ्यता के अवशेष देखने को मिलते हैं। तो ये देखो यहाँ पर गलत है, ये थोड़ा आप लोग इसको देख लें, ओके। तो इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो बी ऑप्शन जो है यहाँ पर निकल के आएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है जीवाश्म मौजूद होते हैं मुख्य हिमालय में, और लघु हिमालय में भी यहाँ पर जीवाश्म देखने को मिलते हैं। शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष भी देखने को मिलते हैं। तो इसलिए ये जो ऑप्शन है ये ऐसा नहीं है किसी के पीडीएफ जाएगा तो वो बोलेगा भाई यार ये तो गलत हो गया था, पता नहीं। तो यार इसलिए वीडियो लेक्चर भी देख लिया करें क्योंकि कभी कभी क्या है ना गलतियाँ होती हैं, ओके। तो पश्चिम मैदान में पश्चिम विक्षोभ से होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः होती है, कम होती जाती है, क्यों? पूरब से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। देखो पश्चिम के मैदान में आपकी बता दें, उत्तर पश्चिम मैदान में तो वर्षा की मात्रा जो है पश्चिम से पूर्व की ओर जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो उसकी मात्रा कम होती जाती है, इस तरह से आप देख सकते हैं। और यह वर्षा जो है रबी की फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सुमेलित करना है भाई सूची बन को सूची 2 से। अभी आपके दिए गए हैं कोलफील्ड्स और उनकी लोकेशन दिए गई है। जैसे तालचेर उड़ीसा में पाया जाता है और ये आपकी पाई जाती है गोदावरी नदी के किनारे, ठीक है। तो पहले का तीसरा मुझे पता है सही है, पहले का तीसरा देखेंगे बी ऑप्शन में है।
ना सी में है, ना डी में है, ना ए में है, तो मेरा बी ऑप्शन से निकल के आ गया है। ठीक है, बाकी कर्णपुरा जो है वो आपका सोन नदी घाटी में स्थित है। सिंगरौली के बारे में आपको पता है, ये दामोदर घाटी मध्य प्रदेश में स्थित है। सिंगरैनी की बात करेंगे तो ये आपका जो है महानदी में स्थित है। ओके, तो तालचेर उड़ीसा में पड़ता है, महानदी घाटी में, कर्णपुरा दामोदर घाटी में, सिंगरौली सोन घाटी में, सिंगरैनी जो है आपका गोदावरी घाटी में स्थित है। श्याम बीवर क्या है, ब्लैक होल क्या होता है, ये तो यार पता है, सूर्य का एक नहीं सॉरी ये सिमटा गया तारा है। देखो इसमें क्या होता है, इसमें इतना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल होता है कि ये अपने प्रकाश को भी बाहर नहीं जाने देता है, जिसके कारण यहाँ पर क्या है, यहाँ पर काला अंधेरा आपको छाया हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो इसी को सिमटा हुआ गया तारा या एक कोलैप्स जो स्टार है वो कहा जाता है। हुआ वो क्या है, देखो एक विशाल तारा रहता है, जब ये विस्फोट होता है तो यहाँ पर क्या होता है ना, ये कुछ आपके जो तारे हैं मतलब वो यहाँ पर प्रकाश जो है निकल नहीं पाता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है ना, टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है वो आपका किसका है, उत्तर अटलांटिक कटक का, दक्षिण अटलांटिक कटक का, हिंद महासागर कटक का, इनमें से कोई नहीं। देखो टेलीग्राफ अगर पठार की बात करेंगे तो ये उत्तर अटलांटिक कटक का है। ठीक है, तो ये आपको ये पता होना चाहिए। तो पहला है ये आप देख सकते हैं टेलीग्राफ पठार। ओके, बाकी जो हमने चीज़ें आपको बताएं वो सब आप देख सकते हैं। बाकी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, इसमें बताना है कि कौन सा एक नगर ट्रांस साइबेरियन जो है रेल मार्ग पर अवस्थित नहीं है। दोस्तों ये आपने अगर पढ़ा होगा बड़ी ज्योग्राफी में या मैप में आप देखते होंगे तो आपको एक दिखता होगा रूस में ट्रांस साइबेरियन पेरिये जलीय मार्ग पर अवस्थित कौन सा शहर नहीं है, तो ये सोची जो आपका शहर है ये आपका स्थित नहीं है। बाकी कजान ओमस को चिता भी यहाँ पर स्थित है। सोची जो है आपका काला सागर पर स्थित रेल मार्ग है, ना कि रेल मार्ग पर स्थित। बाकी सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक ये रेल मार्ग जाती है और ये विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। ये रूस में पाया जाता है। इसमें कजान और चिता बहुत सारे देशों से होकर ये गुजरती है, मतलब बहुत सारे यहाँ शहरों से ये होकर गुजरती है। बाकी इसमें देखो एल्विडो के बारे में पूछ लिया है कि कौन सा जो है एल्विडो से संबंधित है। पहला संचार शक्ति, अवशोषण, उत्सर्जक, वापसी की शक्ति। देखो अगर आपको वीडियो में थोड़ा आवाज़ आ रही है तो सी की, तो उसको आप थोड़ा इग्नोर करें क्योंकि बहुत ही तगड़ा जुकाम हो रखा है, उसके बावजूद भी हम आपका लेक्चर जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको इग्नोर करके आप लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाएं। ओके चलिएगा, बाकी आप लोग बहुत समझदार हैं, ज़्यादा कुछ मुझे कहने की ज़रूरत भी यहाँ पर नहीं है। एल्बिडो के बारे में पूछ लिया है, संबंधित है संचार शक्ति, अवशोषण शक्ति, उत्सर्जक शक्ति, वापसी की शक्ति। एल्बिडो यार सबको पता है, जब सूर्य का प्रकाश आता है ज़मीन पर तो सीधी सी बात है दीर्घ जो आपकी किरणें आती हैं वो आपकी जो है रात में वापसी होती है, तो ये वापसी की शक्ति हो जाती है। तो डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आती है पृथ्वी की सतह से, बाद में जो है एल्बिडो प्रत्यावर्तित हो जाती हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर पता होनी चाहिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। जैसे यहाँ पर कुछ वनस्पतियों के प्रकार दिए गए हैं और उनके क्षेत्र दिए गए हैं, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे मुझे पता है यार कि जो आपका मेट्रोल है ये आपका चिली में पाया जाता है, जैसे कि डी का चौथा देख लो इसमें होएगा। माकवी जो है वो आपका पाया जाता है भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र में, तो पहले का दूसरा हो जाएगा। ठीक है, तो ए आंसर इसका जो है आ जाएगा। ठीक है, तो माकवी भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र, फिबस दक्षिणी अफ्रीका, चेप्रेल कैलिफोर्निया, मेट्रोल चिली। देखो ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन रहते हैं जिनको आपको याद ही करना पड़ेगा, बिना याद किए आपका काम नहीं होगा। बाकी सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। देश दिए गए हैं, उनकी राजधानी के नाम बताने हैं। जैसे उज्बेकिस्तान की राजधानी मुझे पता है ताशकंद है, तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे है, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद है। तो ये तो चारों सही लगे हुए हैं क्या, 1 2 3 4 देखें जरा, 1 2 3 4 आपके मिलेंगे ये ऑप्शन में। हाँ, तो ये आपका ये ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे, किर्गिस्तान की बिश्केक, तुर्कमेनिस्तान की अशगाबाद है। फिर आपका सूचीबंद दिया गया है, सूची 2 दिया गया है, इसको हमें सम्मिलित करना है। जैसे अधिजीवी वनस्पति कहाँ पाए जाते हैं, ये हमें इनके एरिया बताने हैं। बबूल आपको पता है सहारा में पाया जाता है। ठीक है, तो जैसे बबूल सहारा में पाया जाता है, तो बी का तीसरा देखो किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यानी 2 ऑप्शन मेरे पास बचे हुए हैं। अब हम देखते हैं कि जैसे देवदार आपको पता, ये जो अधिजीवी वनस्पति है ये आपका भूमध्य रेखा में पाया जाता है, तो पहले का दूसरा आपका ए ऑप्शन में भी है, बी ऑप्शन में भी आपका देखने को मिल रहा है। देवदार की बात करेंगे तो देवदार आपका जो पाया जाता है भूमध्य सागरीय में, तो डी का आप देखेंगे पहला, तो वो आपका ए ऑप्शन में मिल जाएगा। तो राइट आंसर आपका जो है ए निकल के आएगा। अधिजीवी वनस्पति भूमध्य रेखीय प्रदेश में पाया जाता है। बबूल जो है आपका सहारा में,
बेबो आपका शवाना में, देवदार आपका भूमध्य सागरीय प्रदेश में पाया जाता है। नाउ मेरी जो आज की क्लास है वो यहाँ पर समाप्त होती है। पार्ट 1 हमने आपका कंप्लीट करा दिया है दोस्तों, अब पार्ट 2 और पार्ट 3 मिलेंगे। बाकी हमने देखो बायोलूम 1 कंप्लीट करा दिया। बायोलूम 1 में हमने 2020 से लेकर 2025 तक के PYQ कराए हैं। नाउ अब मेरी स्टार्ट हो रही है बायोलूम 2। बायोलूम 2 में हम 2016 से लेकर 2019 तक आपके PYQ कंप्लीट कराएंगे। बाकी बायोलूम 1 के आपको अगर PYQ चाहिए तो आप जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। बाकी अगर आपने अनादृश्य प्रीलिम सीरीज के बारे में अभी नहीं सुना है और उसको ज्वाइन नहीं किया है तो भैया यूट्यूब पर जाकर, मेरे चैनल पर जाकर थोड़ा विजिट करके देख लें, या फिर सीधे अगर ज़्यादा चक्कर में ना पड़ना हो तो आप टेलीग्राम पर जाओ, उसको मेरे साथ सीधे हमने पिन मैसेज किया हुआ है, उसको पूरा पढ़ लें, आप उसको ज्वाइन कर लें। बहुत ही बढ़िया सीरीज है। बाकी अगर वीडियो आप को आपने पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो देखने के बाद तो उसको लाइक करें, और लाल जो बटन आपको दिख रहा है सामने उसको सब्सक्राइब मार दो, और शेयर तो कर दो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत कुछ है। और बाकी इसी तरह से कवर करते रहेंगे। अनादर्श प्रीलिम सीरीज के बारे में मोटा मोटा बता दें आपको, उसमें 4 से 5 चीज़ें देखने को मिलेंगी। पहली बात, इसमें जो PYQ हैं वो हम आपको दोनों तरह से करा रहे हैं, ईयर वाइज और सब्जेक्ट वाइज। इसमें आपको करंट अफेयर मिलेगा मंथली वाइज, जनवरी से लेकर, ठीक है। उसके बाद हम जो है इसमें सारे सब्जेक्ट कराएंगे, जो भी कोर सब्जेक्ट रहेंगे प्रीलिम्स के लिए जो महत्वपूर्ण रहेंगे वो सारे कंप्लीट कराएंगे। फिर आपका यूपी स्पेशल भी इसमें रहेगा। बाकी जाओ देखो टेलीग्राम पर जाकर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।